युद्ध के 5 और 6ठे दिन की रात, मतलब 5 दिन युद्ध खत्म हो चुका है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज युद्ध का 6ठा दिन है। 6ठे दिन की शुरुआत और 5वें दिन की खत्म होने की रात में इजराइल की वो हालत हो गई है जो कभी फिलिस्तीन की हुआ करती थी। इजराइल का कोई ऐसा शहर नहीं है, तटीय शहर हाइफा को ले लीजिए या जैबर को ले लीजिए, अब तो ये है कि राजधानी तेल अवीव जो है मलबे में तब्दील हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे ताकत है ईरान की 40 साल की सोच की, और खासकर खामनेई ने जिस तरह से विज्ञान पर ध्यान दिया और अपने देश को मिसाइल प्रोजेक्ट में लगाया, उससे साफ हो गया कि अब दुनिया में एक बार फिर से विज्ञान की तरफ ओर बढ़ेगी। सोचिए, सिर्फ 5 दिन का युद्ध खत्म हुआ है और शायद ही खाड़ी देश में कोई अमेरिकी ठिकाना हो जिसको नहीं उड़ा दिया गया है। इस बार ईरान की रणनीति शानदार रही। ईरान को पता था कि सारे हमारे हथियार वाले जगह पर अमेरिका बमबारी करेगा, लेकिन बमबारी तब करेगा जब हम उसके अड्डों पर हमला नहीं करेंगे। शुरुआत में दूसरे दिन जब ईरान ने तमाम खाड़ी देशों पर हमला किया तो ऐसा लगा कि कोई बड़ी चूक तो नहीं हो रही है। एक साथ ईरान आखिर कितने देशों से लड़ेगा। और सोचिए, दूसरे दिन, युद्ध के दूसरे दिन पूरा यूरोप कहने लगा कि मैं अमेरिका के साथ हूं, क्योंकि शुरुआती बढ़त इजराइल और अमेरिका की दिख रही थी। उसके बाद बहुत सारे देशों ने कहा, खाड़ी देशों ने तो यहां तक कह दिया था कि हम भी ईरान पर हमला करेंगे। उसके बाद क्या था, ईरान के वो सारे तीर, सारे मिसाइल निकले और चुन चुन कर कतर हो, जॉर्डन हो, दुबई हो, दुबई तो खास निशाने पर है। दुबई में तो कॉन्सुलेट को उड़ा दिया गया है। और खाड़ी देशों में 9 ऐसे देश है जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे थे, उन सबको उड़ा दिया गया है, लगभग सबको। पहली बार अमेरिकी सेना की इतनी कैजुअलिटी, मतलब इतनी अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। तो युद्ध के 6ठे दिन यह साफ हो गया है कि अब अमेरिका और इजराइल के पास कुछ नहीं बचा है। उनके गले की हड्डी ईरान बन गया है। अगर वो दुनिया के सामने कहते हैं कि हम सीज फायर करेंगे तो उनकी थू थू होगी, जग हंसाई होगी। लेकिन अगर वो युद्ध में डटे रहते हैं तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि सोचिए, कोई भी वायु रक्षा प्रणाली, रडार खाड़ी देशों को नहीं बचा पा रहा है। खाड़ी देश के नेता कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है, और वो सारा रडार इजराइल को बचाने में लगा रहे हैं और अपनी सेना को बचाने में लगा रहे हैं। लेकिन एक बात और गौर कीजिए, मेरे कलीग ने कहा, फैजल ने, कि एक बात और देखिए डिप्लोमेटिक रूप से, खाड़ी देश भी अमेरिका से तंग आ चुके थे। क्या शुरुआत में उनकी मजबूरी थी कि वो अमेरिका से हाँ में हाँ मिला रहे थे? क्या खाड़ी देश अब तक चाहते तो ईरान पर हमला कर सकते थे? उनके पास भी सेना है, उनके पास भी अपना प्लेन है। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए, ईरान खाड़ी देशों के किसी अड्डे पर हमला नहीं कर रहा है। वो सिर्फ उनके सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है जहां अमेरिका का सेना रहती है या अमेरिका का बेड़ा है। इसका मतलब है कि क्या खाड़ी देश की सहमति है, तुर्की की सहमति है, सीरिया की सहमति है, ओमान और लेबनान तो खुलकर, माफ कीजिएगा, जो हुती के लड़ाके हैं और लेबनान है वो तो खुलकर ईरान के साथ हैं। लेकिन बाकी के जो देश हैं वो क्या जानबूझकर ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं? तो क्या वो भी उब चुके थे? तो खाड़ी देश अगर इस तरह की रणनीति बना रहे हैं, खासकर इस्लामिक जो संगठन है आईओसी, इंटरनेशनल इस्लामिक संगठन, अगर ये सारे देश इस तरह की रणनीति बना रहे हैं तो ये भी अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका मतलब है कि अब तक जो अमेरिका तेल पर कब्जा जमाए हुए बैठा था, एशिया में कब्जा जमाए हुए बैठा था, उसका पैर पूरी तरह से उखड़ गया है। इजराइल के पास अब कुछ भी नहीं है, न बचने के लिए न बचाने के लिए। इजराइल के पास अब रडार तक नहीं है, ईरान के मिसाइल का वो सामना नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस युद्ध में अगर सबसे बड़ा कोई प्लेयर और छुपा रुस्तम निकला है तो वो चीन है। सबको पता है चीन जो है इसको एकदम लाइव युद्ध लड़ रहा है। लाइव युद्ध का मतलब होता है कि ऑन टाइम रियल रिपोर्टिंग, सैटेलाइट के माध्यम से अमेरिका के सारे ठिकानों की जानकारी ईरान को दी जा रही है और ईरान एकदम सटीक तरीके से अपने मिसाइल दाग रहा है। अभी ईरान के पास लगभग 2.5 लाख मिसाइल का स्टोर है। वो लगभग 5 सालों तक युद्ध लड़ सकता है। ईरान 400 ड्रोन बना सकता है रोज। और सबसे बड़ी बात, $32,000 में जो ड्रोन ईरान बना लेता है उसको मार गिराने के लिए अमेरिका के
मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब अमेरिकी हथियार महंगे हैं, ईरान के हथियार सस्ते हैं, और इसी वजह से सारे के सारे हथकंडे इजराइल और अमेरिका का फेल हो रहा है। इजराइल और अमेरिका को ईरान की मैं इसको एक तरह से कहूंगा तो ईरान ने एक बड़ा रिस्क लिया था। हो सकता था कि खाड़ी देश उस पर पलटवार कर देते। अमेरिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान जो कहता है वो करेगा। ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ और हमारी मिसाइलें अगर अमेरिका नहीं पहुंचेगी तो एशिया में जो लोग अमेरिका की मदद करेंगे उन देशों पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं उस पर हम हमला करेंगे। और सोचिए, खाड़ी देश में सारे के सारे जो नागरिक हैं वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, वहां की सरकारें भी गुपचुप है। अब तो साफ हो गया है कि खाड़ी देश ईरान की मदद कर रहे हैं अंदर खाने। खाड़ी देश भी चाहते हैं कि किसी तरह से अमेरिका का बोरिया बिस्तर हमारे यहां से बंधे और तेल हमारी कंपनी, और मुनाफा कमा रहा है अमेरिका, डॉलर में हमको बिजनेस करना पड़ रहा है। सोचिए, पूरी दुनिया को अब हिम्मत मिलेगी कि वो अमेरिका के इशारे पर बिजनेस ना करे। तो अमेरिका ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने नारा दिया था कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, वो उसने अमेरिका को वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब कौन मानेगा अमेरिका की बात? कौन डरेगा अमेरिका से? कौन इजराइल को सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट देश समझेगा? एक ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है डिप्लोमेटिक स्तर पे। और सोचिए, इसी बीच दुनिया के वो तमाम देश राहत की सांस ले रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की बादशाहत दुनिया में ठीक नहीं होती है, इस तरह का गुमान ठीक नहीं होता है। और ट्रंप ने अमेरिका को फंसा दिया है, और युद्ध के छठे दिन आते आते सब कुछ पानी की तरह साफ है। यह युद्ध अमेरिका और इजराइल को खत्म करना पड़ेगा, या उनका डेवलप देश, विकसित देश एक कब्रगाह में तब्दील हो जाएगा। ईरान अब बड़ी धमकी दे रहा है। ईरान कह रहा है कि मेरे पास 12 से 15 हजार किलोमीटर तक के मिसाइल्स हैं, और समय आएगा, अगर यह युद्ध हम नहीं चाहते हैं कि हम निर्दोष लोगों को मारे। ईरान ने बिल्कुल कहा है कि इजराइल के लोग देश खाली करके चले जाएं, अमेरिका के लोगों पर हम बम नहीं गिराना चाहते हैं। ईरान बहुत महीन राजनीति कर रहा है। ईरान ने दुनिया भर में मैसेज दिया है कि हम यूएन चार्टर, जिनेवा संधि को मानते हैं, हम निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहते हैं, बस सिवाय इजराइल के। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि इजराइल के लोगों को पूरी आजादी है, वो चाहे तो देश छोड़ के जा सकते हैं, हम इजराइल को कब्रगाह में तब्दील करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे फिलिस्तीन को किया गया है। कोई एक शहर नहीं है इजराइल का जहां बम और मिसाइल नहीं गिर रहे हैं। मतलब ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो इंसानियत के साथ लड़ने वाला देश है, और उसकी ताकत को कम आंका गया है। अब ये यूरोप में जो देश हैं, जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं डर से, उनको भी ताकत मिलेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, खाड़ी देशों से अमेरिका का पैर उखड़ चुका है, और खाड़ी देश में जितने देश हैं अब आप उनको आजाद देश मान सकते हैं। अब अमेरिका का दबदबा नहीं रहेगा। अब तेल का व्यापार डॉलर में नहीं होगा, अब एक खुला मार्केट होगा। जो जिसको सस्ता तेल बेचेगा वो उस तेल का लाभ उठाएगा। अगर युद्ध चलता रहा और अगर हार्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया गया तो तेल की कीमत बढ़ेगी। भारत के लिहाज से बात करें तो भारत के पास लगभग 15 से 16 दिनों का तेल स्टॉक है। साथ ही अगर भारत के लिहाज से बात करें तो हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि रूस से भी तेल खरीदा जा सकता है। तो एक झटके में पिछले कई सालों से ये ट्रंप ने जो टैरिफ का हल्ला मचा रखा था, बम फोड़ रखा था, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। और अब अमेरिका की टैरिफ कौन मानेगा भाई? कोई अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है पूरी। और सोचिए, भारत की मनु मीडिया जो अब तक ईरान को लाचार और बेबस कह रही थी, फिलिस्तीन की तरह दिखा रही थी, अब वो भी शोक टीआरपी के लिए अभी भी फर्जी खबरें चला रहे हैं। नेशनल दस्तक आपको एग्जैक्ट सही खबरें दिखा रहा है। हम लोगों को मजबूरी है, हम लोग की मजबूरी है कि हम सिर्फ आपको शब्दों से बयां कर सकते हैं, तस्वीरें आग वाली, बम वाली, मिसाइल्स की नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूट्यूब का इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। अगर वो तमाम वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो हमारे एक्स हैंडल पर आ सकते हैं, वहां एक एक जानकारी आपको बारीक तरीके से मिलेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। भारत के पत्रकार भी फंसे हुए हैं इजराइल में, लेकिन वहां से खबरें नहीं दिखा रहे हैं। खाड़ी देशों ने बैन कर रखा है कि यहां से वीडियो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अल जजीरा, CNN, स्काई, फॉक्स
न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया के तमाम अखबार, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रोज पीसी करता है। वो बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रहे हैं। अब तो यह साफ हो गया है कि सब कुछ एप्स्टीन फाइल के तौर पर था और डोनाल्ड ट्रंप को अब जगह नहीं मिलेगी, या तो उसे एप्स्टीन वाले मामले में सजा होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप एक नया शगुफा छोड़ रहा है, कह रहा है कि अगर मुझे मारा गया तो ईरान को तहस नहस, मतलब परमाणु बम छोड़ देंगे। अरे जब तुमने खामनेई को मारा था तब डर नहीं था। ईरान सड़कों पर है, इजराइल के लोग बंकर में हैं। और सोचिए, अमेरिका ने अपने लोगों को कहा है कि आपको बचना है तो बच लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। अब एक भी सैनिक अड्डा एशिया में अमेरिका के पास नहीं है। पाकिस्तान भी हिमाकत नहीं कर सकता है कि उसे सैनिक अड्डा दे। मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि विज्ञान और इंसानियत दो ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और अब फिलिस्तीन की आजादी जरूर मिलेगी, क्योंकि ईरान अब एशिया में, कम से कम खाड़ी देशों में, यह तय करने की स्थिति में होगा कि वो सुपर पावर है। तुर्की हो या तमाम खाड़ी देश, जॉर्डन, ओमान, कतर, यूएई, अमीरात, सऊदी अरेबिया, ये सब देश जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए थे, डरे सहमे थे, इन सबको आजादी मिलेगी, आजाद हवा में सांस लेंगे। ये अलग बात है कि इसकी कीमत ईरान ने चुकाई है, खामेनी ने चुकाई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब अगले 100 साल तक दुनिया में शांति रहेगी अगर ईरान और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो युद्ध के छठे दिन साफ हो गया है कि ईरान इस युद्ध में हारने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है, और दुनिया के तमाम देश धीरे धीरे ईरान के साथ खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन खाड़ी देश ने जिस तरह से अब तक हमला नहीं किया ईरान पर, इसका मतलब साफ है कि खाड़ी देश भी अमेरिका से निजात चाहता है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।